यह स्टूडेंट एक चार्ज प्लेट प्रॉब्लम को डील करते हैं। इसमें एक तरीके से कैपेसिटिव सर्किट ही है, इसमें बैटरी कनेक्ट होने के साथ साथ एक्सटर्नल चार्जेस भी दिए जा रहे हैं। उसमें ये कहा गया कि ये प्लेट P1 है जिसको हमने Q1 चार्ज दिया, प्लेट P2 को हमने Q2 चार्ज दिया, और ये कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट A by D को C मान लो और Q की वैल्यू ले लो C एप्सिलॉन by 2। नाउ स्विच S इज क्लोज। अब ये स्विच S क्लोज होना है तो हमें फाइंड करना है कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करे और सर्किट में कितना हीट जनरेशन आएगा। अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, देखो इस प्रॉब्लम को हमेशा दो पार्ट में किया जाएगा। पहले ये देखो कि ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। इसका एक तरीका मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल चार्जेस का सम करो और बाहर जो चार्ज होता है QS वो सेम जाता है और टोटल चार्जेस के सम के बराबर होता है। तो 3Q/2 बाहर जाएगा। एक डायग्राम हमें यहां और बनाना पड़ेगा। तो बाहर कितना चार्जेस रहेगा QS, ये आउटसाइड, ठीक है। अब स्विच S ओपन है और इनसाइड जाता है आपने सामने इक्वल एंड अपोजिट 2Q - 3Q/2, यहां आएगा Q/2, यहां आएगा -Q/2। और इन दोनों के प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 होता है जिसे हम VC भी कहते हैं, ये इस फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और E की वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ Q/2 पे। और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस +Q/2 -Q/2 क्या नहीं, इस QS का फील्ड आपस में अंदर जाकर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसका कोई रोल भी नहीं है। तो एक चीज ध्यान समझना, दिस चार्जेस डज नॉट पार्टिसिपेट इन कैपेसिटिव सर्किट। ये नोट करो, दिस आउटसाइड चार्जेस, कभी प्लेट वाली प्रॉब्लम आए डिस्ट्रीब्यूट करो और आउटसाइड चार्जेस इस सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। मैं आगे भी कुछ एक दो प्रॉब्लम और भी करूंगा, मैं यही करने वाला हूं। तो मैंने इसको हटा दिया तो अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई। देखो अब ये मेरी नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें इस Q1 Q2 को लूंगा ही नहीं। मेरा जो काम था QS बाहर चलेगा। अगर पूछा जाए तो मैं लास्ट में बता दूंगा और ये सर्किट में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, मैं मान लूंगा जैसे हो ही ना। तो इस सर्किट पे Q/2 इधर चार्ज है, एक -Q/2 इधर चार्ज है। एक नॉर्मल सिंपल सा कैपेसिटिव सर्किट प्रॉब्लम हो गई जो हम पहले भी कर चुके हैं विद सम इनिशियल चार्ज। यही तो है डायग्राम। क्या दिक्कत है, बैटरी से Q चार्ज फ्लो कराया जैसे कराते हैं और मिस्टर एक्स वाली इक्वेशन लगा देते, ये C है। तो फाइनली जब पोटेंशियल बैलेंस हो जाएगा तो Q - Q/2 डिवाइड बाई C इज इक्वल टू ये प्लस ये चार्ज हो गया सिंपल। एक मिस्टर एक्स को यहां से दौड़ाया और इस सिस्टम की इक्वेशन लिख दी, -ε इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगी। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C एप्सिलॉन प्लस Q/2। और इस क्वेश्चन में कहा गया था कि Q की वैल्यू C एप्सिलॉन by 2 लेनी है। तो C एप्सिलॉन by 2 हो जाएगा C एप्सिलॉन by 4, तो 5C एप्सिलॉन by 4। तो फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द सर्किट। तो कितना चार्ज सप्लाई हुआ ये बैटरी से Q, और Q का आंसर कितना है टोटल, 5C एप्सिलॉन by 4, राइट। अब बात करते हैं हीट जनरेशन। हमें बाहर की एनर्जी उससे कोई मतलब नहीं। जो भी फील्ड चेंज हुआ इस चार्ज के कारण इंटरनल चेंज हुआ। ये जो Q ऐड हुआ ये यहाँ ऐड हुआ, ये -Q यहाँ पर ऐड हुआ। ये चार्ज ऐड भी कहाँ होते हैं, कैपेसिटर के जो हम बनाते हैं इसकी इनर प्लेट पे ही जाते हैं। ये हम स्टार्टिंग के कैपेसिटर चार्जिंग में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अंदर की ये वाली एनर्जी को ½ ε0E² से लिख सकते हो या डायरेक्ट एक मेथड है ½CV² से। तो अब हम बेसिक से करेंगे तो WB वर्क डन बाई बैटरी Q एप्सिलॉन, और Q की वैल्यू मेरी कितनी है 5C एप्सिलॉन by 4। तो ये एनर्जी हो गई 5C एप्सिलॉन² by 4 डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनली इसके पास वोल्टेज कितनी आई है। अगर हम कैपेसिटर की फाइनल लिखें तो कैपेसिटर की फाइनल वोल्टेज तो VC इक्वल टू एप्सिलॉन के इक्वल ही होगी। तो फाइनल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, ½ C एप्सिलॉन² माइनस इनिशियल एनर्जी। अब मुझे पूरे ये एनर्जी ने, इनिशियल इसके पास कितना चार्ज था Q/2 चार्ज था। तो इनिशियल वोल्टेज VC डैश कितनी थी, Q की वैल्यू थी C एप्सिलॉन by 2 करेंगे तो इनिशियल चार्ज था C एप्सिलॉन by 4 डिवाइड बाई C। तो इनिशियल वोल्टेज कितनी थी कैपेसिटर के पास, एप्सिलॉन by 4। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, ½ C तो वही रहेगा इंटू इनिशियल वोल्टेज का स्क्वायर। और फाइनल वोल्टेज स्टडी स्टेट में कितनी हो गई है एप्सिलॉन। तो U फाइनल ½ C फाइनल VC² और इनिशियल एनर्जी ½ C इंटू इनिशियल VC²। तो इनिशियल VC कितना था
एप्सिलॉन बाई 4। पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम एनर्जी लिखते हैं। तो इसका डिफरेंस हाफ सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1/16 यानी 15/16। तो कितनी एनर्जी आ गई डेल्टा यू 5 सी स्क्वायर सी एप्सिलॉन बाई 32, इतना डेल्टा यू प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 1 माइनस 1/16 1 माइनस 1/16 15/16 16 टू 32, ये इतनी, और बैटरी का वर्क डन ये था। तो इनका डिफरेंस कहां गया? इन्हीं का डिफरेंस जाएगा सर्किट में, हीट में। तो हीट की बेसिक इक्वेशन हमने क्या निकाली थी कैपेसिटिव सर्किट की? डेल्टा एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डेल्टा यू 5 सी एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या इसमें एलसीएम ले ले भाई, इसमें एलसीएम आ जाएगा आपका 32 और सी एप्सिलॉन यहां लिख लेते हैं तो 4 8 जा 32, तो 8 5 जा 40, 40 माइनस 15, 40 में 15 के 25। तो ये हीट जनरेशन फाइनली सॉल्व किया गया। तो इस तरीके से अगर ये जो चार्ज हो, बस एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसमें बेस, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि हमें 4 प्लेट दे दी है और कहा कि सी का साइन नोट ए बाई डी है। P1 P2 इन दोनों, इसको 2Q चार्ज दे रहा है, इसको इनिशियली Q दे रहा है, और इन दोनों प्लेट्स को कह रहा है कि -Q और -Q चार्ज दिया जाएगा। राइट, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया इनिशियली चार्ज ऑन P2 बताओ, इस P2 पे इनिशियल कितना चार्ज होगा। नाउ स्विच एस इज क्लोज, देन फाइंड द चार्जेस फ्लो बाय द स्विचेस। तो कैसे करें? यहां पर सिंपल हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था, उसमें हर आइसोलेटेड प्लेट का चार्ज कंजर्व रहता। दिक्कत थी कि अब यहाँ P2 और P4 कनेक्ट हो गई, तो ये आपस में चार्ज का फ्लो करा लेंगे। तो हमें इन सारी चीजों को सॉल्व करना है, तो इस चीज को कैसे किया जाए। अब एक चीज ध्यान रखना, P2 और P4 का मिलके चार्ज कंजर्व होगा, इंडिविजुअल चार्ज नहीं कंजर्व कर सकते। यानी P2 को मैंने कितना चार्ज दिया है 2Q, और P4 को अभी स्विच एस ओपन है इनिशियली, बाद में ये भी चार्ज फ्लो कराएगा। तो P2 को मैंने कितना चार्ज दिया? देखो P2 को मैं दे रहा हूं 2Q चार्ज, और P4 को मैं कितना चार्ज दे रहा हूं -Q। तो इन दोनों को मिला के मैंने टोटल Q चार्ज दिया हुआ है प्लस का। ठीक है, और अगर मैं सिस्टम के बात करूं तो सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज आना है? देखो सिस्टम पे टोटल चार्ज QS कितना दिया है, सबसे पहले तो यही काउंट कर ले। तो 2Q और -Q और -Q इसको करो तो Q आ जाएगा। तो यहां पर टोटल चार्ज मैंने ये दिया है, तो QS जो भी टोटल चार्ज आता है Q टोटल और Q आउटर सरफेस, इसका आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि यहां पर ये कितना चार्ज आएगा। एक काम तो ये कर लिया करो। ठीक है, अब Q/2 यहां आया, Q/2 यहां आया, ये पता चल गया। अच्छा, P1 को टोटल चार्ज कितना दिया है तुमने? P1 को टोटल चार्ज दिया है 2Q, तो Q/2 तो बाहर चला गया, तो यहां कितना चार्ज आएगा? यहां पर आएगा 3Q/2। क्यों? क्योंकि इसका टोटल चार्ज 2Q होना। तो अगर ये 3Q/2 आया तो इसके सामने -3Q/2 चार्ज आएगा। और ये चार्ज कितना है? ये भी Q/2 है, QS। अब बाकी चार्ज तुम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इसका टोटल चार्ज कंजर्व नहीं है ना, इन दोनों का चार्ज मिला के कंजर्व है। राइट, अगर इसका इंडिविजुअल चार्ज कंजर्व होता, ये वायर नहीं होती, तो इधर का चार्ज मुझे पता चल गया था, तो मैं टोटल चार्ज माइनस इस चार्ज को एडजस्ट करता और P2 का चार्ज लिख देता। यही एक चैलेंज इस क्वेश्चन में आ गया। अब देखो, इसको हम कैपेसिटर सर्किट थ्योरी लगाने वाले नोडल, अभी चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, पर आगे इस स्विच, ये स्विच एस भी बंद होना है, इस स्विच से चार्ज फ्लो होना वो भी। तो ऐसे सर्किट जब फंसेंगे
तो यहाँ पे QS निकालना तो बहुत जरूरी है। इसके बाद जो चीजें हैं, चार्ज कंजर्वेशन के अलावा हमें एक सर्किट व्यू भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल कैपेसिटर अगर देखो तो C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर है जिनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, पोटेंशियल पॉइंट बनाते हैं। मान लो ये मेरा इनिशियली, इसको मैं V1 कहूँ, ये V2 होगा, तो ये प्लेट भी V2 होगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है, तो दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल की होंगी। ये V3 हुई। तो ओवरऑल इस सर्किट में कितने पोटेंशियल पॉइंट आए? एक V1 आया, एक V2 आया, एक V3 आया। और ये वाली प्लेट V1 और V2 पोटेंशियल पॉइंट को जोड़ेगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर C2 हमें कहां लगाना है? C2 हमें लगाना है V2 और V3 के बीच में। ये लो, ये C कैपेसिटेंस आएगा, ये लग गया हमारा C2 कैपेसिटर। C3 V3 और V2 के बीच में, ये भी C आएगा। और C1 कहां लगना है? यहां पर, जो कि होगा C/2। राइट, तो ये हमारा सर्किट देखो, कैपेसिटिव सर्किट। तो ऐसे हम इसमें कैपेसिटिव सर्किट में इसको कन्वर्ट करेंगे। राइट, अब देखते हैं कि बाकी चार्जेस कैसे हैं। देखो, हमारे तीनों कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट हो गए। अब यहां पर एक बात समझ में आ गई कि ये C2 और C3 कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी और सेम कैपेसिटर, यानी कि इनमें अब सीधी सी बात है, ये दोनों प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, ये प्लेट निगेटिव निगेटिव होनी चाहिए। यानी जो V2 पोटेंशियल से जुड़ी हुई प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए या निगेटिव रहना चाहिए, दोनों पे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल बैलेंस तभी हो पाएगा। तो एक बात ये समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे जो भी Q चार्ज दूंगा वही Q चार्ज मुझे यहां लेना है, तो ये -Q और ये -Q लेना है। बट वो सामने सामने इक्वल चार्ज होता, तो ये अब P3 प्लेट पे हमारा चार्ज है -Q, तो -2Q इज इक्वल टू -Q, तो Q की वैल्यू Q/2। अगर ये Q निगेटिव आता तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस माइनस होना है, वो दूसरी जगह प्लस हो जाता है, क्या दिक्कत थी? तो ये चार्ज पता चल गया। तो यानी हमें जिसमें कहा गया था कि फाइंड इनिशियल चार्जेस ऑन P2, तो ये आया Q/2। इसकी वैल्यू में अगर Q/2 रख दूं तो P2 का इनिशियल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन P2 इज -3Q/2 और एक साइड है Q/2, तो कितना बचा? -Q। तो P2 का इनिशियल चार्ज हमारा कितना है? -Q। और P4 का इनिशियल चार्ज कितना आएगा? अगर निकालोगे तो P4 का इनिशियल चार्ज आ जाएगा Q, क्योंकि P4 को तो हमने इनिशियली -Q चार्ज दिया था। तो अगर हम एक चीज और देखें, P2 और P4 के चार्जेस को जोड़े तो टोटल चार्ज P2 और P4 का कितना रहना चाहिए? P2 पे इनिशियल चार्ज है Q और P4 पे इनिशियल चार्ज है -Q, तो टोटल चार्ज होना चाहिए तो 0। टोटल चार्ज होना चाहिए 0। तो P2 पे टोटल चार्ज Q, P2 पे टोटल चार्ज कितना आया है? -Q। और P4 पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है? देखो Q/2 और स्मॉल q उसमें ऐड करो, तो टोटल चार्ज हो गया 0। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी P4 के बाद जो -Q चार्ज था, P2 पे इनिशियल चार्ज कितना था? P2 को पहले इनिशियल चार्ज +Q था, इन्होंने अपने चार्जेस बदल लिए। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं? देखो, काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है जेई के लिए। राइट, तो इस तरीके से इस सिस्टम को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है जेई की। तो ये हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया।
अब बात आ रही है कि ये स्विच लग कहाँ रहा है, ये स्विच लग रहा है V2 और V1 के बीच में, यानी यहाँ पर। तो अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो इस सिस्टम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैंने इसको बंद किया तो ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। हमें पता है कि अगर हम एक बंद कर दें तो ये वाला कैपेसिटर फाइनली न्यूट्रल हो जाता है, Q'0 V'0 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बंद करूंगा ये V2 है, ये भी V2 पोटेंशियल आ जाएगा, ये V2 पोटेंशियल पर आ जाएगा। तो जो भी कैपेसिटर का चार्ज है, यानी कि ये आमने सामने वाला चार्ज, ये वाला चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। और यहाँ पे कितना चार्ज है, 3Q/2। तो इसका मतलब ये जो प्लस 3Q/2 और इधर ये जो ये प्लस 3Q/2 चार्ज है, और ये वाला चार्ज कितना है, माइनस 3Q/2, यही स्विच बंद करते ही फ्लो कर जाएगा। यही इस स्विच से फ्लो कर जाएगा और यहां से यहां जाएगा और यहां से इस वायर से घूमता हुआ यहां आएगा। देखो कितना मजेदार जर्नी ट्रेवल करेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये पाथ लेगा, फिर ये पाथ लेके प्लस 3Q/2 को न्यूट्रल करके बर्बाद कर देगा, खत्म। ठीक है, अगर मान लो ये वायर यहां ना लगती तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती। चलो एक पार्ट इसका ऐसी वो सोचे थे, मान लो ये वायर इस क्वेश्चन में यहां नहीं दी होती, और कहीं भी तो दे सकते थे, हमने सॉल्व तो किया हुआ, ये C/2 है, ठीक, ये V2 है, ये V1 पॉइंट है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि ये वायर यहां है, ऐसा भी तो हो सकता था। अब स्विच बंद करके बताओ कितना चार्ज होगा, यानी तुम इस स्विच को यहां लेकर जा रहे हो, V1 और V3 की। देखो बहुत अच्छी प्रॉब्लम बन गई। अब ध्यान से समझना, पहले तो इस सर्किट, अब मैं इस सर्किट को रिड्यूस कर दूं, इस पे टोटल, इस पे जो चार्ज आना है, देखो QS, इस पहले ध्यान समझना, QS पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, QS इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। जो आउटर वाला चार्ज होता है, याद कर लो, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये चार्जेस थे कितने, Q, तो ये यहां भी Q है, ये यहां भी Q है। तो ये दोनों कैपेसिटर एक्चुअली कैसे हैं, पैरेलल में। तो पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई कर दो, ये रहा V3 पॉइंट, ये रहा V2 पॉइंट, C और C2C विद प्लस 2Q चार्ज, राइट। अब तुम इस C/2 को एक्चुअली यहां जोड़ना, मतलब घुमा के मैं ऐसे बना दूं, भाई आ तो रहा तो पैरेलल में ही है, ये वाला पॉइंट अब कनेक्ट होने जा रहा है। और यहां पर देखो, इसकी एक चीज को ध्यान रखना, ये जो V1 पोटेंशियल वाली प्लेट है ये, और ये रही इसकी V2 पोटेंशियल वाली प्लेट, ये रहा V2 पोटेंशियल। इसकी जो V2 पोटेंशियल वाली प्लेट है, और एक प्लेट कहां पर है, देखो एक प्लेट इस कैपेसिटर C1 की एक प्लेट है V2 पोटेंशियल पर और एक प्लेट है V1, और जो V2 पोटेंशियल पर है उस पर माइनस 3Q/2 चार्ज है, और स्मॉल q की वैल्यू हमारी कितनी आई है, Q/2। और दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज है, और ये कितना कैपेसिटर है, C/2। तो अब ये हमारी पुरानी प्रॉब्लम हो गई कि दो कैपेसिटर पैरेलल में है, स्विच बंद करोगे तो चार्ज कैसे होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर से जरा मैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दूं। ये सिस्टम अब फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है, 2C 2Q का मतलब हो गया चार्ज Q, और यहां पे चार्ज है माइनस 3Q/2 और इधर चार्ज है प्लस 3Q/2। ये कैपेसिटेंस है C/2 और पूछा जा रहा है स्विच बंद करने पे कितना चार्ज फ्लो होगा। अरे बहुत आसान हो गया है, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है स्विच पे चार्ज बताना। क्यों, क्योंकि ये तो अभी हमने सीखा ही है पिछले टॉपिक में। जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा, ये दोनों पैरेलल कैपेसिटेंस है, तो टोटल चार्ज इसमें हम Q टोटल निकाल लेते हैं। तो Q टोटल कितना आएगा, चाहे इस आइसोलेटेड सिस्टम का निकालो या उसका निकालो, जिस मर्जी इस आइसोलेटेड सिस्टम का निकाल लो। हम ये आइसोलेटेड सिस्टम S' मानते हैं, इधर माइनस Q है, इधर प्लस 3Q/2 है, तो कितना चार्ज आ जाएगा, ये 3Q/2 माइनस Q, टोटल चार्ज हो गया Q/2। अब इन दोनों कैपेसिटर्स को न्यूट्रल दिखाएंगे, जो भी टोटल चार्ज है उसका सम करा, अभी हमने टेक्निक सीखी है, C/2 और 2C।
अब क्योंकि इन दोनों की जब फाइनल जब सिस्टम बनेगा तो वोल्टेज सेम हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये चार्ज क्योंकि मैं किस में डील कर रहा हूं, इस वाले सिस्टम S2 में, क्योंकि ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है। मान लो Q1 डैश और Q2 डैश, और ये Q1 डैश और Q2 डैश किस रेशो में होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इज इन रेशो ऑफ कैपेसिटेंस, और इनकी कैपेसिटेंस क्या है 1/2 और 1:2 रेशो आ जाएगा, यानी कि 1:4 के रेशो में डिवाइड होना है। तो Q1 डैश तो 1/5 ऑफ टोटल चार्ज, 1/5 ऑफ टोटल चार्ज यानी Q/10, और Q2 डैश 1/5 4/5 ऑफ टोटल चार्ज, तो Q/2 का 4/5 कितना आएगा 2Q/5। तो ये वैल्यू आ गई Q/10 और ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 2Q/5। अब ये बताओ 3Q/2 चार्ज था और कितना बचा Q/10, तो इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये हम एक्स्ट्रा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम करके। अगर स्विच यहां होता तो कैसे निकालते कितना चार्ज फ्लो हुआ, देखो वो भी सॉल्व हो जा रहा है। तो इस प्लेट देखो, इस प्लेट पे 3Q/2 था, Q/10 बचा, तो यहां से इसका मतलब एक डेल्टा Q चार्ज फ्लो हुआ है, तभी तो ये माइनस Q से प्लस 2Q/5 में कन्वर्ट हुआ। अच्छा इससे देख लो, ऐसे देख लो तो डेल्टा Q ऐसे ही निकल जाएगा। ये डेल्टा Q कैसे निकलेगा, देखो 3Q/2 फाइनल चार्ज और Q/10 इनिशियल चार्ज, तो 3Q/2 माइनस इनिशियल चार्ज इनिशियल चार्ज 3Q/2 फाइनल चार्ज Q/10, तो 10 एलसीएम 5 3 जा 15 माइनस 1 इंटू Q, यानी 14Q/10 यानी 7Q/5। तो अगर मैं स्विच को वहां के बजाय यहां लगाया होता तो 7Q/5 का चार्ज होता। तो इस तरीके से इन सर्किट्स को रीडिजाइन किया जाता है, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती है। एक प्रॉब्लम और डील करते हैं, चार्ज प्लेट्स प्रॉब्लम है। देखो कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। इसमें कहा क्या गया कि 3 प्लेट्स दी गई हमें P1 P2 P3, और प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि P2 को एक इनिशियल चार्ज दिया जा रहा है, इसमें चार्ज दिया जा रहा है P2 को, और नाउ S is closed, find the charges supplied by the battery heat generation in the circuit। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसमें अप्रोच हम क्या लगाएंगे, देखो कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक से सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले देखो सिस्टम को टोटल चार्ज कितना दिया है, C चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, बाकी 2 प्लेट पे तो 0 चार्ज है। तो टोटल चार्ज हमारा है C एप्सिलॉन, तो QS जो बाहर जाता है इन दोनों प्लेट पे, टोटल चार्ज का सम का आधा। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रो में प्रूफ कर चुके हैं, इतना बाहर आ गया, राइट। अब यानी ये QS तो निकल गया। अब इनिशियली ये स्विच तो ऐसे है, तो यहां ये चार्ज तो प्लेट तो न्यूट्रल थी, तो यहां पर माइनस C एप्सिलॉन/2 यहां आएगा, माइनस C एप्सिलॉन/2 ही यहां आएगा, और प्लस C एप्सिलॉन/2 दोनों पे बाहर जाएगा। इसको मैं Q भी मान कह देता हूं, स्मॉल Q मान लेंगे, तो इधर प्लस C एप्सिलॉन/2 और इधर प्लस C एप्सिलॉन/2। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, आइसोलेटेड प्लेट का चार्जेस कंजर्व, इसका 0 चार्ज था 0 रहा। तो ये इस इनिशियल सिस्टम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब एक बात फिर ध्यान समझो, ये आउटर वाले चार्ज बेकार होते हैं। तो अब अगर मैं इसका सर्किट व्यू बनाऊं तो ये सर्किट व्यू में ऐसे आएंगे, यहां प्लस Q, यहां पे भी प्लस Q, ये माइनस Q, ये माइनस Q, और ये लगी हुई है हमारी बैटरी भाई साहब जी। देखो तो ये बैटरी लगी हुई है, ये दोनों कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस C है, ये कैपेसिटेंस C/2 होगा क्योंकि डिस्टेंस 2D है। अब जैसे ही तुमने स्विच को बंद किया तो कैपेसिटर एक चार्ज Q1 फ्लो करा देगा, ठीक। पहली प्लेट पे Q1 प्लस कंट्रीब्यूशन करता है, दूसरी प्लेट पे Q1 माइनस कंट्रीब्यूशन करता है, उस रूल से Q1 चार्ज फ्लो हो गया। और क्वेश्चन में यही चीज पूछी जा रही है,
Q1 निकालना है तो अब एक मिस्टर एक्स की इक्वेशन बना लेते हैं और कुछ नहीं करना। ये रहा हमारा मिस्टर एक्स, इस ऐसे जाएगा तो क्या इक्वेशन बनाएगा, जो भी पहली प्लेट मिलेगी उसका चार्ज लेगा Q1 माइनस क्यू डिवाइड बाई सी, Q1 प्लस क्यू डिवाइड बाई सी बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि ऐसे जाएगा माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 लिखेगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। तो Q1 बाई सी प्लस 2Q1 बाई सी माइनस Q बाई सी प्लस 2Q बाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये बचेगा Q बाई सी प्लस का, और उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 3Q1 बाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस Q, और Q की वैल्यू मेरी कितनी थी, C एप्सिलॉन बाई 2। तो Q1 की वैल्यू कितनी आई, Q1 की वैल्यू आई C एप्सिलॉन बाई 2, और ये 3 डिवाइड जाएगा 6 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल Q1 की वैल्यू आई C एप्सिलॉन बाई 6। ये हमारा Q1 चार्ज आ गया। तो बैटरी इतना चार्ज इस सर्किट में फ्लो कराएगी। ठीक है। हीट जनरेशन इन सिस्टम, तो उनके लिए इसकी वोल्टेजेस कैलकुलेट करते हैं। इसकी इनिशियल वोल्टेज V1 V2 मान लेते हैं। इनिशियल वोल्टेज V1 कितनी है, C, इसका देखो कैपेसिटेंस है C, तो V1 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन बाई 2, और इसका वोल्टेज V2, इसका कैपेसिटेंस कितना है C बाई 2, क्योंकि 2D है। इसका इनिशियल कैपेसिटेंस C डैश एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D बनेगा, यानी C बाई 2। तो इसको अगर मैं C बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा। V1 डैश Q1 माइनस Q, या प्लस प्लेट का चार्ज लेना, मेरे वोल्टेज का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। Q माइनस Q1 ले लेते हैं। Q की वैल्यू थी C बाई 2, और C बाई 2 में से C बाई 6 माइनस कर दो, तो C बाई 2 माइनस C एप्सिलॉन बाई 6 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना है C, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6, तो 6 एलसीएम होगा, और 3 माइनस 1 2 बाई 6 1 बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3 हो गई फाइनल वोल्टेज, राइट। और V2 डैश कितनी हो गई, Q1 प्लस Q, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा C एप्सिलॉन बाई 2 प्लस C एप्सिलॉन बाई 6 डिवाइड बाई C बाई 2। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6 एलसीएम होगा, तो 4 बाई 6 एप्सिलॉन इंटू 2, तो 4 एप्सिलॉन बाई 3, ये 2 पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो फाइनल वोल्टेजेस आ गई। ये मैंने क्यों निकाली, क्यों, क्योंकि मुझे हीट जनरेशन निकालना है। तो हीट जनरेशन के लिए मुझे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी भी तो चाहिए। तो इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, यू इनिशियल विल बी हाफ C V1 स्क्वायर प्लस हाफ C बाई 2 इंटू V2 स्क्वायर। C बाई 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो V1 स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक हाफ बचा रह गया इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, और C बाहर आ गया। तो ये इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी यू फाइनल हाफ C इंटू V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C बाई 2 इंटू V2 डैश स्क्वायर। तो हाफ C फिर से कॉमन लूंगा, तो V1 डैश कितना आया, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3 का स्क्वायर प्लस V2 डैश आया 4 एप्सिलॉन बाई 3, तो 4 एप्सिलॉन बाई 3 का स्क्वायर। ये UI आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे UF आएगा। तो यहां से मेरा डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी UF माइनस UI। सॉल्व कर लेना अपने आप। तो UF माइनस UI से डेल्टा U आ जाएगा। वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकलेगा, वर्क डन बाय बैटरी निकलेगा Q1 इंटू एप्सिलॉन। तो Q1 मेरा कितना आया था सॉल्व होके, C एप्सिलॉन बाई 6 आया था,
और एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो तो सी एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 6 और डेल्टा एच डब्ल्यू बी माइनस डेल्टा यू। इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हीट जनरेशन इन सर्किट भी सॉल्व हो जाएगा।